नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेटे इंडक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंडक्टर क्या होता है, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। इनसे पहले वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ रखा बेटे किस किस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैंने आप लोगों को इनके बारे में बता रखा है कि बेसिकली बेटा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं। जैसे हमारा कैपेसिटेंस है वो बेसिकली चार्ज बाय वी का रेशो होता है, मतलब क्या बाय वी का रेशो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। इसका जो वैल्यू होता है ना तो वो क्यू पे डिपेंड करेगा, ना ही वो वी पे डिपेंड करेगा। सिमिलर वे में ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है बेटे वो V बाई आई का रेशो है। और ये भी क्या बेटे मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो हमें ये बताती है कि उस किसी मटेरियल में से कितना करंट पास आउट कर सकता है, मतलब हम किसी मटेरियल में से कितना करंट पास करवा सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है बेटे कि ना तो ये V पे डिपेंड करता, ना ही क्या करता है बेटे ये I पे डिपेंड करता। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटे क्या इंडक्टर की, तो इंडक्टर भी क्या है बेटे, एक प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल हम यहाँ पे कौन सा लेंगे बेटे, याद कीजिए हमने ना लास्ट चैप्टर में सोलेनोइड नामक चीज़ पढ़ी थी। और सोलेनोइड मैंने आपको इस तरह से बताया था कि भाई ये क्या है, ये सोलेनोइड होता है। अब इस सोलेनोइड की क्या बेटे, अब इस सोलेनोइड की क्या बेटे एक प्रॉपर्टी है, इस सोलेनोइड की क्या बेटे प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, इंडक्टर बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए क्या कि बेटे मुझे मालूम है कि अगर सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटे, कैपिटल N है, तो मैंने कैपिटल N लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सोलेनोइड बेटे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि भाई मैं उसके अंदर से ना आई करंट पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ बेटे, मैं आई करंट पास कर रहा हूँ। तो जब आप इसमें से आई करंट पास करोगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो करंट है ना बेटा, ये टाइम वेरिंग करंट है। कौन सा करंट है बेटे, ये टाइम वेरिंग करंट है। तो जब आप इसमें से टाइम वेरिंग करंट पास करोगे तो डेफिनेटली बेटे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसके अंदर से, तो डेफिनेटली बेटे कि ये जो क्वाइल हमने बनाई है, n नंबर ऑफ टर्न्स हमने बनाए हैं सोलेनोइड के, ये अपने अंदर बेटे ईएमएफ पैदा करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करेंगे या ईएमएफ पैदा करेंगे। वो इस तरह से पैदा करेंगे कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करने की कोशिश करेंगे बेटे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो मालूम बेटे कि जो फ्लक्स, अब इसके अंदर बेटे जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है बेटे, अब देखो, अब जो फ्लक्स होता है हमारा डेफिनेटली बेटे वो किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा आई करंट जो कि हमारा फ्लो करता है। अब अगर मान लो बेटे ये मैंने किसके लिए लिखा, एक सिंगल कॉइल के लिए लिख दिया। किसके लिए लिख दिया बेटे, सिंगल कॉइल के लिए लिख दिया मैंने, किसको, फ्लक्स को लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से सुनो क्या कि अगर मान लो बेटे हमारा एक जो करंट है ना वो टाइम वेरिंग है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी के लिए आप ऐसा मान ले, और ये मैंने सिंगल कॉइल के लिए लिखा है। बट मेरे पास तो कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है बेटे, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जो टोटल फ्लक्स पास आउट होगा इनके अंदर से वो कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा n इंटू में 5, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। I क्या बेटे, वो टाइम वेरिंग करंट है तुम्हारे पास। ठीक है, तो जब आप लोग बेटे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो वहाँ पे एक टर्म आएगी L, और L को अपन क्या बोलते हैं बेटे, इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, इंडक्टेंस बोलते हैं। और इंडक्टेंस क्या बेटे, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या बेटे प्रॉपर्टी है किसका, इस सोलेनोइड का। तो यानी कि हम सोलेनोइड को हम क्या बोल सकते हैं बेटे, इंडक्टर ही बोल सकते हैं। याद कीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले मैंने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिया था। तो जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो वहाँ पे बेटे क्या आया था, R आया था हमारे पास। ठीक है, तब जा करके R क्या था, वो मटेरियल का ही प्रॉपर्टी था। तो सिमिलर वे में बेटे जो L है ना वो किसका प्रॉपर्टी है, इस सोलेनोइड का प्रॉपर्टी है। और सोलेनोइड को हम क्या बोलते हैं बेटे, इंडक्टर बोलते हैं। तो जब मैंने बात की थी ना सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड में मैंने कांस्टेंट करंट पास किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था वो पैदा हुआ था बेटे म्यू नॉट NI। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, n क्या बेटे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या बेटे इलेक्ट्रिक करंट जो हमने उसके अंदर से पास किया था। बट अगर मान लो मैं उसके अंदर से टाइम वेरिंग करंट पास करना चालू कर दूं तो जो सोलेनोइड होता है उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं बेटे, इंडक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। अब इस इंडक्टर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये अपने अंदर ईएमएफ पैदा करेगा,
वो ईएमएफ इस तरह से पैदा करेगा बेटे कि क्या कि वो इस बढ़ते हुए या फिर इस चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक करंट या फिर चेंज होते हुए फ्लक्स का वो क्या करेगा बेटे, अपोज करेगा। तो आप लोगों को मालूम है कि इसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो किसके बराबर पैदा होगा, फैराडे लॉ से, माइनस के डी फाई बाई में डी टी के बराबर, माइनस के डी फाई बाई में डी टी के बराबर। अब ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो फ्लक्स हमारा सिंगल कॉइल के लिए था, बट मेरे पास तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटे, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ से मैं जो फ्लक्स लिख सकता हूँ, जो ईएमएफ आया किसके बराबर आ बेटे, n तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो n आएगा बाहर, तो कितना बेटे डी फाई बाई में डी टी। और सिमिलरली डी फाई बाई में डी टी, फाई का वैल्यू मतलब n फाई का वैल्यू कितना बेटे, वो एल आई। तो यहाँ से कितना बन जाए देखो, माइनस के डी ओवर डी टी इंटू में बेटा कितना बना, एल इंटू में आई बना। तो एल तो क्या है, प्रॉपर्टी है इसका जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये किसके बराबर आ बेटे, माइनस एल डी आई बाय में डी टी के बराबर आएगा, ठीक है, ओके। तो जो ईएमएफ पैदा होता है किसके अंदर बेटे, कंडक्टर के अंदर या फिर इंडक्टर के अंदर, सॉरी इंडक्टर के अंदर, जिसका प्रॉपर्टी कितना बेटे, जिसकी प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, वो इसके बराबर होता है। तो आप लोगों को अगर इंडक्टर में से ईएमएफ निकालना हो तो डेफिनेटली बेटे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, माइनस एन डी फाई बाय में डी टी। फाई क्या बेटे, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, और या फिर माइनस एल डी आई बाय में डी टी, इनका यूज़ करते हो किसी भी इंडक्टर में से करंट निकालने के लिए। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो आपका करंट है बेटे वो टाइम वेरिंग है, तो डेफिनेटली आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब सोच के देख बेटे, सोच के देख क्या कि अगर मान लो बेटे कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है ना, मैंने इसको फाई बी से लिख दिया, जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो कितना बेटे, फाई बी से लिख दिया। तो जो आपके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है फाई बी, वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो एल इंटू आई के बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली जो एल बनेगा वो किसके बराबर बना बेटे, वो बनता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय में आई के बराबर। इसका मतलब ये है कि जो ये हमने जो लिखा ना एल क्या बेटे, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो एल क्या एक प्रॉपर्टी है इस इंडक्टर का, जो कि क्या बेटे रेशो है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय में उसके अंदर से हमने कितना करंट पास किया है। अगर आप लोग बेटे फ्लक्स बढ़ाओगे तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, बट उन दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा बेटे, फिक्स आएगा। और अगर उन दोनों का रेशो फिक्स आया तो वो एक बेसिकली तेरी प्रॉपर्टी बनेगी इस इंडक्टर की, जिसका मैंने क्या नाम दिया बेटे, इंडक्टेंस। उसको क्या नाम दिया बेटे, मैंने इंडक्टेंस दिया। क्या नाम दिया उसको बेटे, मैंने एल को क्या बोला, मैंने इंडक्टेंस बोला, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, तो रेजिस्टेंस वी बाई आई आया था, तो आर क्या था बेटे, रेजिस्टेंस था किसी रजिस्टर का जो रेशो था हमारे पास वी और आई का। तो सिमिलर वे में जो एल है बेटे वो रेशो है फ्लक्स डिवाइड बाय में इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटे, इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने क्या बोल रखा है बेटे, इंडक्टेंस बोल रखा है। अब डेफिनेटली जो एल का यूनिट होता है वो क्या होता है बेटे, वो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। जैसे रजिस्टेंस का यूनिट क्या था बेटे, रजिस्टेंस का जो यूनिट था ना वो क्या था भैया, ऑब्वियस ही बात है, रजिस्टेंस का यूनिट था होम। कैपेसिटेंस का यूनिट था बेटे फेराड। तो ऐसे ही इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट है बेटे वो क्या है तुम्हारे पास, हेनरी है। क्या बेटे, हेनरी है। और इसको अपन कैपिटल एच से भी लिख देते हैं। किससे लिखते हैं बेटे, कैपिटल एच से लिख देते हैं। तो आपको बेटे मैं एक बार और बता देता हूँ क्या कि अगर हमारा करंट बेटे कांस्टेंट है तो ये जो कॉइल हमने बनाई है ये तुम्हारा सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करेगा। बट अगर मान लो बेटे ये तुम्हारा क्या है, टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ साथ वेरी करता है, तो ये जो तुम्हारी कॉइल होगी किसकी तरह बिहेव करेगी बेटे, एज अ इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। और उस इंडक्टर की क्या एक प्रॉपर्टी है जो रेशो होगा फ्लक्स उसमें से कितना पास कर रहा है डिवाइड बाय में उसमें से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, इंडक्टेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसको बेटे, इंडक्टेंस बोलेंगे। तो हमारी जो फिजिक्स होती है उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम में हमारे पास 3 तरह के डिवाइस होते हैं। कौन कौन से बेटे, जिनकी हेल्प से आप बनाते हो, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, और तीसरा क्या होता है बेटे, इंडक्टर होता है। और इंडक्टर का सिंबल आप यही वाला लिखते हो। यूनिट क्या होती है बेटे, उसकी हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं बेटे हम लोग, देखो जो ईएमएफ पैदा होता है इंडक्टर के अंदर वो किसके बराबर होता है बेटे, एन डी फाई बाई में डी टी या फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि चेंज इन द करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना, माइनस के एल, इसको क्या लिख सकते हो बेटे, चेंज इन करंट, यानी कि आई टू माइनस के आई वन डिवाइडेड बाय में डी टी का मतलब क्या बेटे, टी टू माइनस के टी वन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी टू माइनस के टी वन बेटे। अब आपको जो आपकी एक्सरसाइज है बेटे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है क्या कि कोई सर्किट है बेटे, ठीक है, उसके अंदर जो कोई इंडक्टर है मतलब, ठीक है, तो उसके अंदर जो बेटे जो करंट फॉल करता है ना, करंट फॉल करना मतलब क्या है कि जो I1 फॉल करता है वो 5 एम्पियर से कहाँ तक जाता है बेटे, वो 0 एम्पियर तक जाता है। यानी कि जो आपका फाइनल करंट है वो कितना है, 0। इनिशियल करंट कितना है बेटे,
वो आपके पास है 5, और वो टाइम कितना लेता है बेटे ऐसा करने के लिए, वो टाइम लेता है यानी कि T2 माइनस के T1 कितना लेता है, वो आपको 0.5 सेकंड लेता है। ठीक है, अब वो बोलता है कि उस इंडक्टर के अंदर बेटे जो EMF पैदा होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, लगभग और लगभग 200 वोल्ट के बराबर पैदा होता है। तो आपको क्या बताना है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना है उस इंडक्टर का। तो डेफिनेटली बेटे आप कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो। तो E का वैल्यू कितना दे रखा है आप लोगों के पास बेटे, वो दे रखा है 200 इक्वल टू माइनस L आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। I2 माइनस I1 कितना बेटे, देखो फाइनल में से आप जब इनिशियल घटाओगे तो 0 माइनस के 5, तो कितना आंसर है बेटे, वो 0 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम कितना बेटे, वो 0.5 सेकेंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग क्या करोगे बेटे, देखो 200 किसके बराबर आया, वो है आपके पास L इंटू माइनस 5, मतलब प्लस बन जाएगा, वो 0.5 आएगा। तो डेफिनेटली बेटे जब आप लोग इसको सोल्व करोगे L के लिए तो आपके पास आंसर पता कितना आएगा, वो आपके पास आंसर आएगा बेटे 4 हेनरी। कितना आएगा, 4 हेनरी आपके पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास बेटे जो टाइम दिया गया ना वो 0.1 सेकंड दिया गया, 0.1 सेकंड दिया गया, तब जाकर के आपके पास आंसर कितना बेटे, वो 4 हेनरी आएगा। तो आप इसको एक बार देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, ये 8 है NCERT एक्सरसाइज का। ओके, तो यहाँ पे बेटे 0.1 सेकंड कर लेना बस जस्ट, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटे इसका भी सेम प्रॉपर्टी होता है बेसिकली। जैसा कि आप लोगों को बेटे मालूम है, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह लिया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा C आया था हमारे पास, वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D आया था। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि भाई जो C होता है ना वो Q बाई V का रेशो होता है, वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही वो V पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है बेटे ज्योमेट्री ऑफ, आप किस तरह की ज्योमेट्री ले रहे हो। तो सिमिलर वे में जो कंडक्टेंस है बेटे, इस इंडक्टर का बेटे जो इंडक्टेंस है वो डेफिनेटली बेटे वो किसके बराबर है बेटे, वो बराबर है 5 डिवाइड बाय में I। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं टोटल फ्लक्स लेता हूँ 5B, और अगर मान लो मैंने लिया बेटे क्या एक कॉइल में से फ्लक्स 5 है, तो N में से कितना बनेगा, N5 बाई I का रेशो है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ मैं। तो सिमिलर में बेटे ये ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करता, ना ये करंट पे डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है बेटे ज्योमेट्री के ऊपर। अब हमें क्या करना है बेटे, बेसिकली हमारा सोलेनोइड है, तो हमें इसका इंडक्टेंस निकालना है कि इसका इंडक्टेंस कैसा बनेगा। अगर आप टॉरॉइड बनाओगे तो उसका इंडक्टेंस कुछ और बनेगा। मगर कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री जब चेंज होती है ना तो उसका जो इंडक्टेंस होता है बेटे वो भी बदल जाता है, जैसे हमारा कैपेसिटेंस वगैरह बदल जाता था। याद कीजिए स्फेरिकल वाले केस में हमारा कैपेसिटेंस कुछ और आया था, जब हमने ये वाली चीज़ ली थी, R1 रेडियस से लिया था, R2 रेडियस लिया था, तब हमारा कैपेसिटेंस कुछ और आया था। जब हमने सिलेंड्रिकल वाला केस लिया था बेटे, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या था बेटे, कुछ और आया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटेंस था ना वो ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ना कि बेटे वो Q और V के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सिमिलर वे में क्या है कि जो L है ना, जो इंडक्टेंस है बेटे, इसका जो प्रॉपर्टी है L, वो भी क्या है, उसका जो यूनिट है हेनरी है, ये भी क्या बेटे, ना तो ये N5 पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, उन दोनों के रेशो के बराबर होता है। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, सोलेनोइड का क्या निकाल रहे हैं, इंडक्टेंस निकाल रहे हैं कि सोलेनोइड का इंडक्टेंस कितना बनेगा, सोलेनोइड इंडक्टेंस बेटे। ठीक है, मतलब L की वैल्यू निकालनी है हम लोगों के लिए, इंडक्टेंस। ओके, देखते हैं कितनी आएगी, और हो सके बेटे आप इन फॉर्मूलाज को ना याद रखने की कोशिश करना। अब अगर मान लो कि मैंने करंट ले लिया बेटे I, और वो क्या है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली बेटे जो N इंटू में 5 होगा, मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर है बेटे, वो L इंटू में इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I इंटू में T। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं N5 का वैल्यू निकालता हूँ, 5 क्या बेटे, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, B इंटू A के बराबर होता है। मैंने ये लेफ्ट वाली साइड ली है। ठीक है, अब सोलेनोइड के अंदर से अगर टाइम वेरिंग करंट जा रहा है तो डेफिनेटली सोलेनोइड के अंदर से हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटे, होता है म्यू नॉट NI होता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है भैया। तो ध्यान से सुन, N तेरे पास एज इट इज़ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है बेटे, म्यू नॉट NI। कितना आएगा, म्यू नॉट NI, जो कि हमारा टाइम वेरिंग है, इंटू बेटे क्या आएगा, उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनो बेटे, क्या मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी जिसको मैंने स्मॉल n बोला था, वो क्या था बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। क्या था बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था उसका। ओके, ठीक है, वो क्या था बेटे, यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट स्मॉल n आएगा, यहाँ पे तो खाली यहाँ पे कितना है बेटे, स्मॉल n आएगा। ओके, ठीक है जी। अब n किसके बराबर है बेटे, कैपिटल N, वो n आएगा स्मॉल n इंटू में L के बराबर। तो मैं इस n की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देता हूँ, तो आपके पास आंसर कितना है, देखो म्यू नॉट
n इंटू एन वो बने बेटे एन स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा आई, यहाँ पर आएगा बेटे कितना a, यहाँ पर कितना आएगा बेटे l। तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए, जो n फाई आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। ए क्या बेटे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, इस सोलेनोइड का क्या बेटे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या उसकी लेंथ है। और अगर मैं ए इंटू एल करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस सोलेनोइड की वॉल्यूम आ जाएगी। क्या आएगी, सोलेनोइड की वॉल्यूम आ जाएगी। और यहाँ पर कितना आएगा बेटे, आई आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुन, आई कौन सा है, वो यही वाला तो आई बेसिकली आई टी तो है वो जो हमने इसके अंदर से फ्लो करवाया। यहाँ पे आई की जगह कितना लिखूंगा मैं, आई टी लिख दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई टी अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आई टी को उड़ा देगा, तो तुम्हारे पास खाली क्या बचेगा बेटे, एल बचेगा। एल किसके बराबर है, खाली वो इसके बराबर है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो इस सोलेनोइड का इंडक्टेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू में एल के बराबर आ रहा है। तो आप लोग इसको इस वाले रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो बेटे क्या, एन जो आता है वो म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू क्या बेटे वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड है। आप उसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको वो किसी भी तरीके से वो दे सकता है, डोंट वरी। या फिर आपको ये दे देगा बेटे क्या, इस एल का वैल्यू कितना दे देगा, आपको दे देगा एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बेटे, ये वाली वैल्यू पुट करोगे। तो जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वेयर, यानी कि कैपिटल एन स्क्वेयर डिवाइड बाय में स्मॉल एल स्क्वेयर इंटू में ए इंटू में एल। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक एल को उड़ा देगा। तो कितना आंसर आया बेटे, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन में एल। ये भी क्या आया बेटे, इसका इंडक्टेंस आ जाएगा। किसका बेटे, सोलेनोइड का इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं सोलेनोइड को क्या बोलता हूँ बेटे, इंडक्टेंस बोलता हूँ। कब बोलता हूँ, जब उसके अंदर से मैं टाइम वेरिंग करंट पास कर देता हूँ, जब उसके अंदर से मैं मैग्नेटिक फील्ड पास कर देता हूँ। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोग बेटे याद कीजिए कि अगर बेटे मैं कोई कैपेसिटर लेता हूँ, कैपेसिटर के अंदर जो हमने एनर्जी स्टोर की थी वो कितनी आई थी, वो आई थी बेटे 1/2 CV स्क्वायर के बराबर आई थी। ठीक है, और याद कीजिए अगर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम आया था, यानी कि एनर्जी स्टोर पर यूनिट जो वॉल्यूम आया था उसको मैंने एनर्जी डेंसिटी बोला था, वो किसके बराबर आया था बेटे, वो आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बराबर आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम लोग क्या करते हैं बेटे, हमें क्या करना है कि किसी इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, अब हमें वही निकालना है। मान लीजिए कि आपके पास बेटे ये इंडक्टर है, इसका जो इंडक्टेंस है वो कितना बेटे, कैपिटल एल है। तो सोच के देख बेटे, इसके अंदर टाइम वेरिंग करंट जा रहा है। मान ले अभी के लिए इतना मान ले कि जो ये करंट है ना वो बढ़ रहा है। अब अगर करंट बढ़ रहा है तो इस बढ़ते हुए करंट को कैसे रोका जा सकता है, जब अगर ये करंट बेटे बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए करंट को कैसे रोका जा सकता है, जब इस कॉइल के अंदर मतलब इस सोलेनोइड के अंदर करंट जो हमारा ईएमएफ हो ना वो कुछ इस तरह से पैदा हो। ठीक है, कितना पैदा हो बेटे, वो ई पैदा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा इंडक्टर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और आप लोगों को मालूम है जो बैटरी होती है वो किस चीज़ का सोर्स होती है बेटे, वो एनर्जी का सोर्स होती है। यानी कि जब आप लोग किसी इंडक्टर के अंदर करंट पैदा मतलब करंट को चेंज करोगे ना तो वो उससे फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो जो इंडक्टर होगा बेटे वो एक बैटरी की तरह काम करेगा, और वो उस जो चेंज हो रहा है ना बेटे तो वो बैटरी की तरह काम करेगा। और बैटरी किसका सोर्स होती है बेटे, एनर्जी का सोर्स होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बेटे, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या स्टोर होगा इसके अंदर, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बेटे, वही एनर्जी निकालना है। अब आप लोगों को मालूम है कि बेटे जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है बेटे V इंटू आई के बराबर। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो पावर है, इस पावर का मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, हम वही चीज़ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटे यहाँ पे जो V है उसका काम कौन करेगा बेटे, ये E करेगा। डेफिनेटली I का काम कौन करेगा बेटे, ये तुम्हारा IT करने वाला, I इंटू में ये T बेसिकली मुझे मालूम है टाइम वेरिंग करंट है, तो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं बेटे। ठीक है, अभी के लिए मैं जैसे इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ E का मैग्नीट्यूड कितना बेटे, वो आएगा हमारे पास L इंटू DI बाई में DT आ जाएगा। ठीक है, और जो पावर होता है वो कहता है बेटे वो होता है एनर्जी स्टोर, यानी कि एनर्जी स्टोर इसको मैंने कैपिटल ली, एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, उसको पर अपने पावर बोल देते हैं। ठीक है, और ये ई किसके बराबर आया बेटे, आएगा LDI बाई DT, और यहाँ से किसके बराबर आया बेटे, इनटू में आई कर दिया हमने, DT ने DT को मार दिया। तो तेरे पास जो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके बराबर आ रही है बेटे, LI इंटू में DI के बराबर आ रही है। आपको तो क्या करना है, ये क्या है बेटे, DE क्या है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में जो एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, अब देखो करंट जब वेरी करेगा तो डेफिनेटली बेटे वो
जो एनर्जी होगी ना वो भी तो वेरी ऑब्वियस ही बात है वेरी करेगी। अब उस वेरी होती हुई एनर्जी को हमने क्या करना है बेटे, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप किसका यूज़ करते हो बेटे, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हो। तो सपोज कर बेटे वही चीज़ आ गई, तो जो डी का इंटीग्रेशन बनेगा वो कितना बना बेटे, वो बनता है तुम्हारे पास 0। कितना बनता है वो 0 बनता है, सॉरी डी का इंटीग्रेशन 0 कह रहा हूँ, ई बनता है और एल तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दिए बेटे, इंटीग्रेशन कर दीजिए आई इंटू में डी टी का, आई इंटू में डी आई का, सॉरी। ठीक है, आपका जो करंट है वो सपोज कर 0 से कितना जा रहा है बेटे, वो मैक्सिमम वैल्यू उसका आई तक जा रहा है। कितना जा रहा है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू आई जा रहा है। ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास। तो ई का वैल्यू किसके बराबर आ बेटे, वो आएगा एल इंटू में कितना बेटे, देखो वो आएगा आई इंटू डी आई का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटे, ऑब्वियस बात है वो बनेगा आई स्क्वायर बाय में 2। कितना बनेगा, आई स्क्वायर बाय में 2। तो जो एनर्जी स्टोर होगी इस इंडक्टर के अंदर वो कितनी बनी बेटे, वो बनेगी एल आई स्क्वायर बाय में 2 बन जाएगी। कितनी बनेगी, एल आई स्क्वायर बाय में 2, उसके अंदर एनर्जी स्टोर बन जाएगी। और अगर आप लोगों को बेटे बीच में कोई 0 से मैक्सिमम के बीच में एनर्जी स्टोर चाहिए तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो मैं बेटे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कितने फिक्स वैल्यू के लिए एनर्जी बता रहा है। जब 0 से लेकर के मैक्सिमम तक करंट जाएगा उस टाइम तक जो एनर्जी स्टोर होगी वो तो ये वाली होगी, बट किसी भी बीच में टाइम पर ये वाली एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो कि याद कीजिए, मैंने ना अब ये जो आ रहा बेटे टर्म लगभग और लगभग सेम सही आ रहा है। वहाँ पे ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर थी 1/2 CV²। ये बेटे किसके अंदर स्टोर है, इंडक्टर के अंदर स्टोर है बेटे, वो किसके बराबर है, एल आई स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। तो देखो दोनों फॉर्मूले से लगभग सेम है। सी को कौन रिप्लेस कर रहा है, एल, वी को कौन रिप्लेस कर रहा है, आई। उसके बाद हमने याद कीजिए बेटे, हमने निकाला था एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वो हमारे पास इसके बराबर आया था। ठीक है, और उसको मैंने किससे लिखा था बेटे, एनर्जी डेंसिटी से। किससे लिखा था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब हमें वही चीज़ निकालना है बेटे, क्या निकालना है, वही चीज़ निकालना है। तो चलिए इसको निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से देख क्या, देखो अब ध्यान से बेटे, मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है डेफिनेटली किसका बेटे, मुझे निकालना है इंडक्टेंस का। अब इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसकी वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है हमें वो निकालना है। तो वो किसके बराबर आए बेटे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एल की वैल्यू पुट कर दूँगा। एल की वैल्यू कितनी आई थी, अभी भी आपने निकाली थी, वो आई थी μ0 n स्क्वायर इंटू में वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2। देखो ये बेटे एल है, सॉरी ये एल निकाला तभी अभी हमने, और ये मैंने आई मान लिया, जो आपके पास ये वाला आई है, मैंने ये वाला ले लिया आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय में 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे एक इंडक्टर के अंदर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है μ0 n I के बराबर। किसके बराबर होता है बेटे, μ0 n I के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग आई की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा आंसर, बी डिवाइड बाय में μ0 इंटू n आएगा। तो आप लोग उसको ना इसकी जगह पुट कर दीजिएगा। तो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा μ0 n स्क्वायर, वी तेरा एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय में 2 है। आई स्क्वायर की जगह तो कितना पुट कर रहा है बेटे, ये वाले टर्म, बेसिकली ये वाले टर्म पुट कर रहा है। तो कितना बना बेटे, वो बनता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, वो बना बेटे μ0 का स्क्वायर इंटू में स्मॉल n का स्क्वायर। तो स्मॉल n स्क्वायर ने स्मॉल n स्क्वायर को मार दिया, ऊपर μ0 नीचे μ0 स्क्वायर है। तो कितना बचा तेरे पास, वो बचता है बेटे कितना, वो बचता बेटे कितना, वो बचता भाई तेरे पास 1/2 बी स्क्वायर वी क्या, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड या फिर वॉल्यूम ऑफ द दिस इंडक्टर, अपॉन में बेटे कितना आएगा, μ0 आएगा। तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। वो किसके बराबर है बेटे, 1/2 बी स्क्वायर डिवाइड बाय में μ0, और इसको मैंने किससे लिखा बेटे, एनर्जी डेंसिटी से। तो किसके बराबर है बेटे, 1/2 यहाँ लिख दिया मैंने, यह बेटे बी स्क्वायर डिवाइड बाय में μ0 के बराबर आ गया। तो आप लोग इस रिजल्ट को याद कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्ट आ रहा है ना लगभग और लगभग इसके बराबर ही आ रहा है। देखिए 1/2 तेरे पास एज इट इज़ आ गया। ई को किसने रिप्लेस कर दिया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ने। अब साइलेंट नोट को डेफिनेटली कौन रिप्लेस करता है बेटे, 1/μ0 करता है। और इस चीज़ को आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने क्या निकाला बेटे, हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली है। क्या निकाली है, एनर्जी डेंसिटी निकाली है। किसके केस में, इंडक्टर के केस में, यानी कि सोलेनोइड के केस में जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आती है वो किसके बराबर आती है, 1/2 बी स्क्वायर बाय में μ0 के बराबर आती है। तो बेटे मैं बोल सकता हूँ, अब इसमें ना एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो कौन सी है बेटे, वो ई है। ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। जबकि
जबकि इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है बेटे यहाँ पे बी स्क्वायर है। बी क्या बेटे? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी हो रही है बेटे? वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है बेटे? उसके बाद बेटे हमें जो सीखना वो सीखना कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को बेटे मालूम है क्या कि जब हम रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जो, अच्छा उससे पहले कि इसमें बेटे दो ही टाइप हैं, कौन कौन से हैं? एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और एक कौन सा बेटे? दूसरा कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन और जो दूसरा बनता है बेटे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। अब याद कीजिए कि अगर आप लोग बेटे कोई रेजिस्टेंस लेते हो, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उसको आप बेटे सीरीज़ में जोड़ देते हो तो डेफिनेटली बेटे ये क्या बनता है आपके पास? R2 है। तो इसका जो कंबाइन इफेक्ट होकर के आता है वो आपके पास कितना आता है बेटे? वो आता है R1 + R2। और सिमिलर वे में अगर आप लोग बेटे दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ देते हो, दो रेजिस्टेंस को बेटे पैरेलल में जोड़ देते हो, ये आपके पास क्या है? R1 है, ये आपके पास क्या बेटे? R2 है। तो उनका जो पैरेलल कंबाइन इफेक्ट होकर के आता है वो 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 आता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये पहले से आती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेटे कैपेसिटर की, अगर आप लोग बेटे दो कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हो तो सपोज करो बेटे ये C1 है, ये तुम्हारा कितना है? C2 है। इनका जो इक्विवेलेंट आता है वो किसके बराबर आता है बेटे? 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 के बराबर आता है। सिमिलर वे में अगर आप लोग बेटे दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देते हो तो उनका जो कैपेसिटेंस आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर ये C1 है, ये C2 है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो बेटे किसके बराबर आता है? Cp बराबर C1 + C2 के। यानी कि जो फॉर्मूले थे ना हमारे कैपेसिटर के और रेजिस्टेंस के, वो दोनों के दोनों क्या थे बेटे? उल्टे थे। अब सिमिलर केस में बेटे क्या है? मुझे इंडक्टर्स को जोड़ना है। मान लो कि आपके पास, मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेटे इंडक्टर की। अगर आपके पास ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस बेटे कितना है? L1 है, और एक दूसरा हमने इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस कितना बेटे? L2 है। आपने क्या करा? उन दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया। तो सीरीज़ में इस तरह से जोड़ते हैं। तो आप लोगों को कोई डेरिवेशन नहीं करना, आपको जस्ट रिजल्ट याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला आया बेटे वो LS आएगा किसके बराबर? L1 + L2 के बराबर। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा था, मतलब जिस तरह से रेजिस्टेंस बिहेव करता है ना, उसी तरह से ये इंडक्टर भी तुम्हारा बिहेव करता है। सिमिलर वे में बेटे ही हमारा होगा सीरीज़ वाला। अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल की, तो पैरेलल में मान लीजिए आपने एक इंडक्टर ये ले लिया जिसका इंडक्टेंस कितना बेटे? L1 है। सिमिलर वे में आपने एक दूसरा इंडक्टर ले लिया जिसका जो इंडक्टेंस है बेटे वो कितना? L2 है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आया बेटे? वो 1/L1 + 1/L2 के बराबर आया। तो मेरा कहने का ये मतलब है क्या कि भाई साहब कि भैया जो फॉर्मूले काम करते हैं ना आपके, वो रेजिस्टेंस से मैच करते हैं। मतलब जैसे आप रेजिस्टेंसेस को जोड़ते आए हो ना, उसी तरह से आप किसको जोड़ोगे बेटे? इन इंडक्टर के इंडक्टेंस को जोड़ते रहोगे। और इंडक्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में बेटे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे।